नमस्कार, सत श्री अकाल। सिटीजन वॉइस शो में आप सबका स्वागत है। और इससे पहले कि मैं आज प्रोग्राम की शुरुआत करूं, आप लोगों से निवेदन है, सिटीजन वॉइस शो जिसका हैंडल एजे सिंह ऑफिशियल है, मेरा नाम आत्मजीत सिंह है। ज्वाइन करें, सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बटन ऑन करें, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा वीडियो आप तक पहुंचेंगे। इस जनता की आवाज, आवाम की आवाज, आपकी आवाज लोगों तक पहुंचाना जितना कर्तव्य हमारा है उतना आपका भी है। आज हमारे साथ जसकीरत सिंह जी पीएसी मथेवाड़ा से जुड़े हुए हैं, पब्लिक एक्शन ग्रुप में हैं जी और बहुत सारी चीजों पर हम इनसे रेगुलरली इन टच रहते हैं। जीरा डिस्टिलरी एक केस था, मालब्रोस डिस्टिलरी प्राइवेट लिमिटेड, इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड, जिसके खिलाफ पीएसी मथेवाड़ा ने एक बड़ा आंदोलन छेड़ा और उसमें जीत हासिल की। जसकीरत जी, बहुत सारे लोगों को याद होगा कि जीरा डिस्टिलरी के नाम से फेमस मालब्रोस इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड एक केस था, पब्लिक एक्शन कमेटी वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, जिसमें रिस्पोंडेंट जो थे मालब्रोस इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड थे और पंजाब पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एंड अदर्स इसमें इस केस में शामिल थे, जिसमें पीपीसीबी की वायलेशंस पंजाब मालब्रोस इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड कर रहा था। और ये कह रहे थे कि ये डिस्टिलरी है जो पीपीसीबी के सारे वायलेशंस कर रही है और उस पर कोई निगाह नहीं रख रहा है। पहले तो मैं जानना चाहता हूँ ये एक्चुअल केस क्या था और आपने उस केस में क्या कितना जतन किया और क्या जीत हासिल की। जी जी। तो थैंक यू फॉर हैविंग मी। धन्यवाद। बेसिकली जो केस था वो ज़ीरा में एक गांव है मंसूरवाल, तो तहसील ज़ीरा, डिस्ट्रिक्ट फिरोजपुर। तो वहाँ पे क्या हो रहा था कि एक फैक्ट्री है जो एक एक्स एमएलए हैं हमारे पंजाब के, उनकी फैक्ट्री थी और 2006-7 से वो चल रही थी और उसने 2018 में कुछ एक्सपेंशन करी और उसकी कैपेसिटी बढ़ाई गई और उसके बाद वो जो कैपेसिटी बढ़ाने का प्रोसेस 2018 में स्टार्ट हुआ वो 2022 में कंप्लीट हुआ और 2022 की फरवरी में उनका सेकंड प्लांट जो है वो स्टार्ट हो गया। उसके बाद 2022 की जुलाई में अ, मेरे ख्याल 21 जुलाई की बात है, तो वहां पे एक धरना लग जाता है लोकल लोगों द्वारा जो उसके आसपास के गांव हैं, क्योंकि उनको जो उनके एक 3 किलोमीटर दूर गांव था मैया वाला कलां, वहां पे एक गुरुद्वारा में बोरवेल किया जा रहा था और उसमें जो पानी निकलता है वो लोग कहते हैं कि ये लाण वाला पानी है। लाण इज बेसिकली जो कच्ची शराब है, जो तो मतलब लोगों को स्मेल जो है वो वैसी लगती है कि शराब जैसी स्मेल आती है पानी में से। तो वहां पे लोगों का गुस्सा फूट गया और वो बहुत देर से परेशान थे इससे। तो जब गुरुद्वारे से निकला तो लोगों ने धरना लगा दिया और फैक्ट्री को बंद करवा दिया। मतलब धरना इतना स्ट्रांग लगा कि आसपास के 30-40 गांव इकट्ठे हो गए अल्टीमेटली 2-4 दिन में और उन्होंने फैक्ट्री का चलना बंद कर दिया। तो ये बैकग्राउंड थी बेसिकली केस की कि यहाँ से चीजें जो ट्रिगर हुई, मतलब यहाँ से स्टार्ट हुई सारी बात। और उसके बाद जो पीएसी है हमारी, हम मत्तेवाड़े का केस लड़ रहे थे पहले 2 साल, 2020 से लेके 2022 तक। तो हमारा मत्तेवाड़े का केस जो है वो जस्ट 11 जुलाई को ही जो था कंप्लीट हुआ था, क्योंकि 11 जुलाई को वो कैंसिल हुआ था जो हमारा मत्तेवाड़ा में टेक्सटाइल पार्क लगने वाला था। तो ये 21 जुलाई को स्टार्ट हुआ, 10 दिन के बाद। तो वहां से हमको जो इनका मोर्चा था उनके लोगों ने मैसेज भी भेजे कि भाई हमारी भी हेल्प करो आके। तो हम हमारा कुछ लोग गए वहां पे समझने के लिए कि क्या प्रॉब्लम चल रही है। तो जब एक दो दो या तीन बार हमारे लोग गए अलग अलग और हमको फिर समझ में आ गया कि प्रॉब्लम तो बहुत जेन्युइन है और बड़ी सीरियस है। तो हमने फिर डिसाइड किया कि हम ही जो है इनका केस जो है वो एनजीटी ले जाते हैं। और हमने वो एक पीएसी की तरफ से एनजीटी में केस फाइल कर दिया कि भाई ये गलत हो रहा है जो भी हो रहा है और इसमें एनजीटी को इंटरवीन करना चाहिए। तो दैट इज हाउ इट स्टार्टेड, मतलब ये केस ऐसे स्टार्ट हुआ। और उसके बाद बहुत कुछ हुआ, मतलब बहुत लंबी कहानी है 3 साल की। अ, हर महीने तकरीबन हियरिंग होती थी एनजीटी में। तो हर महीने हम फिजिकली हमको जाना भी पड़ता था वहां पे, बिकॉज ये इतना इंपॉर्टेंट केस था कि हम रिस्क नहीं ले सकते थे। ऑनलाइन हियरिंग होती है एनजीटी में, बट हमने ऑनलाइन हियरिंग का रिस्क नहीं लिया इस केस में, क्योंकि बहुत क्रिटिकल केस था। इसमें बहुत कुछ था इन्वॉल्व और बहुत महंगे महंगे वकील कर रखे थे ऑपोजिट साइड ने, ऑब्वियसली मतलब वो अफोर्ड करते हैं ऐसी चीजें। तो इस केस को 3 साल तक मतलब पैरवाई हुई इसकी।
तो फाइनली 1.5 साल बाद हमने भी एक सीनियर लॉयर को एंगेज किया, जिनका नाम कोलिन गॉन्सल्वेज है, क्योंकि वो ऐसे केस कर लेते हैं और अदरवाइज बहुत सारे वकील जो हैं वो नहीं करते ऐसे केसेस लॉबीज के अगेंस्ट। तो उन्होंने बहुत तगड़ा केस लड़ा, मैं कहूँगा। उनके जो साथी हैं उन्होंने भी बहुत मेहनत करी इस पे, और फाइनली मतलब आज जो है उसमें जो 2 प्लांट्स थे, जो एक एक पुराना और एक नया, मतलब पुराना प्लांट जो था उसको वो डिस्टिलरी कहते हैं और नया प्लांट को वो इथेनॉल प्लांट कहते हैं। हालाँकि वो काफ़ी सिमिलर ही है। तो पर वो डिस्टिलरी को बंद करने का जो है वो एनजीटी के ऑर्डर में ऑन रिकॉर्ड आ गया है कि उसको बंद किया जाएगा। तो ये प्रेजेंट स्टेटस है। आपने जो बात पोल्यूशन की, मैं ये आपसे थोड़ा समझना चाहता हूँ कि एग्जैक्टली वायलेशंस क्या थी। एक तो आपने बताया कि पानी जो निकल रहा था गुरुद्वारे में और जो खेतों में भी, वो पानी में अल्कोहल की स्मेल थी। इसका मतलब है कि उस पानी का जो ट्रीटमेंट करके रिवर्स बोरवेल से वो पानी को डाला जा रहा था, जिसको ट्रीट नहीं किया जा रहा था। इसका मतलब है कि वो रॉ वाटर जिसका अल्कोहल बनता है या जिसका एथेनॉल बनता है, वही पानी रिवर्स बोरवेल से प्रोसेस करा जा रहा था। तो ये एक वायलेशन आपने बताई। और भी एक वायलेशन थी जिसमें कुछ जमीन खरीद कर या किराए पर लेकर वहां पर ऐश, जो फ्लाई ऐश होती है, क्योंकि मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि जो बड़े बड़े बर्नर्स होते हैं, बॉयलर्स होते हैं, उसमें अल्कोहल बनाने के लिए आपको वो जलाना पड़ता है। तो ऑब्वियसली कोई भी आप ईंधन इस्तेमाल करेंगे तो उसका एक ऐश कलेक्ट होगा। तो वो जो ऐश है उसको भी ट्रीट करना या उसको डंप करने का कोई पीपीसीबी का नॉर्म होगा। तो वो क्या सारा मामला था और किस तरीके से ये मामला पब्लिक डोमेन में आया, थोड़ा सा उसके बारे में। जी, तो सबसे बड़ी समस्या जो थी, जो गाँव वालों ने हमको बताई, वो उनके पानी की थी। तो उनका कहना था कि इनके अंदर जो है वो बड़े-बड़े पंप्स के द्वारा जो बोरवेल्स हैं जिनमें से पानी यूजुअली निकाला जाता है, वो इन्होंने बोरवेल्स ऐसे भी हैं इनके पास जिसमें ये रिवर्स पानी उसके अंदर फेंक रहे हैं। तो ये जो यूनिट था वो ज़ीरो लिक्विड डिस्चार्ज यूनिट होना चाहिए था। मतलब इसकी जो परमिशंस थी वो ज़ीरो लिक्विड के हिसाब से थी। इनको ज़ेडएलडी यूनिट्स भी कहा जाता है। तो पर जो एक्चुअली हो रहा था वहाँ पे, वो गाँव वालों का कहना था कि वो ज़ीरो लिक्विड डिस्चार्ज बाहर नहीं कर रहे हैं, पर वो अंदर जो ज़मीन के नीचे जो पानी है उसको गंदा कर रहे हैं। उसमें बहुत बड़ी क्वांटिटी जो है पानी की फेंकी जा रही है। तो उसको वेरीफाई करने के लिए फिर बहुत सारी टीम्स बनी। मतलब पहले एक टीम आती है पीपीसीबी की, उसको चेक करती है। फिर एक दूसरी टीम आती है जो एक एनजीटी की ही अपॉइंटेड कमिटी थी, बट नॉट इन दिस केस। तो वो एक और कमिटी थी जो आती है और वो अपने आप आके, मतलब उसको बोला नहीं एनजीटी ने चेक करने के लिए, वो अपने आप आके चेक करती है और वो क्लीन चिट दे देती है कि नहीं ये तो कोई गड़बड़ नहीं है। उसके बाद एक और कमेटी एनजीटी की अपॉइंटेड आती है। वो कहती है कि ये जो पहले वाली कमेटी थी, वो जिसने क्लीन चिट दी थी, बेसिकली वो जस्टिस जसबीर सिंह कमेटी उसका नाम था। तो जस्टिस जसबीर सिंह कमेटी की रिपोर्ट जो है हम उसी को अडॉप्ट कर लेंगे, हम अपनी नई रिपोर्ट नहीं बनाएंगे। तो ये सारी चीजें हमको बहुत हैरान कर रही थी, क्योंकि पानी तो हमने देखा था वहां पे कि देखने में ही इतना गंदा जो पानी है, उसकी टेस्ट रिपोर्ट कैसे ठीक आ सकती है और क्लीन चिट कैसे मिल सकती है। और जो इनकी ये रिलक्टेंस थी बहुत तरह की कमेटियों की कि हम नहीं टेस्ट करेंगे, तो हमने फिर से एक बारी गुहार लगाई एनजीटी में कि इसको एक और कमेटी बनाई जाए। और तो एक तो ये पक्ष था इसका जो पानी वाला था, तो उसकी स्टोरी मैं आगे बता देता हूँ आपको कि उसमें क्या हुआ। जो दूसरी आपने बात करी कि वो, ये तो एक पानी की बात हो गई, दूसरी फ्लाई ऐश की बात थी जो राख होती है। तो ये बहुत बड़े क्वांटिटी जलाते थे राइस हस्क, मतलब जो छिलका चावल का, तो उसको फ्यूल यूज करते थे। उसके अलावा भी कुछ यूज करते होंगे शायद। तो वो सब जो राख बनती थी बहुत बड़े क्वांटिटी में बनती थी, और उसका एज पर देयर, मतलब जो नॉर्म्स थे, जो इनकी एनवायरनमेंट क्लियरेंस की कंडीशंस थी, जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ने इनको लाइसेंस दिया था, उसके हिसाब से इनको वो राख को ब्रिक किल्न मैन्युफैक्चर, जो ईंट की बनाते हैं, ईंट, भट्ठे होते हैं, उनको बेचना था। कंप्रेस पर ईंटें, इन्होंने वो कर, वो जो हाँ, कंप्रेस तो फ्लाई ऐश की वो कंप्रेस ईंटें बनती हैं, उसका प्लांट लगता है। हाँ वो भी, और शायद जो दूसरी ईंटों में भी शायद मिक्स हो जाता है। मतलब ये जो नॉर्मल ईंटों में भी शायद मिक्स होता है जो फ्लाई ऐश है जो मड में। अब मेरे को उसकी टेक्निकल जानकारी ज्यादा नहीं है कि उसमें कैसे यूज हो रहा है, पर इनको वो करना था। इन्होंने वो करने की बजाय
अपनी ही एक सबमिशन में एनजीटी में दे दिया कि हम तो उसको बड़े साइंटिफिकली डंप कर रहे हैं एक प्लॉट में या अपने अंदर इंटरनल। तो हमको तो पता था ये डंप कर रहे हैं, बट वो प्रूव करना पड़ता अदरवाइज हमको। पर हमने देखा कि ये इन्होंने एक तो बोला है, दूसरा हमारे पास एविडेंस भी है उसका, और तीसरा ये इनकी कंडीशंस में लिखा भी हुआ है कि वो तो कुछ और करना था, ये तो करना ही नहीं था। तो दूसरा ये एस्पेक्ट था इसका कि एक तो पानी खराब किया, दूसरा हवा खराब करी, क्योंकि फ्लाई ऐश उड़ती है बहुत। और वहां पे गांव में एक ये रिपोर्ट थी कि उनके 70-80 पशु मर गए थे, मवेशी मर गए थे आफ्टर ये उन्होंने जो चारा खाया जिसपे ये राख पड़ी थी। तो ये बहुत खतरनाक बात थी कि जो राख है वो भी पता नहीं कैसी राख है, क्योंकि उसमें भी पता नहीं कैसा फ्यूल मिक्स करके बर्न किया जा रहा था या जो भी था। तो ये सारी चीजों से बहुत गुस्सा था एरिया में। और ये दोनों प्रॉब्लम्स जो थी वो हमारी प्राइमरी मतलब कंप्लेंट्स थी। उसके बाद सेकेंडरी कंप्लेंट्स भी थी काफी सारी कि इन्होंने क्या-क्या कंडीशंस को पूरा नहीं किया। तो जो अल्टीमेटली हमने केस ड्राफ्ट किया या उसकी पैरवाई करी, उसमें तो बहुत सारे पॉइंट्स आए, पर ये 2 मेन पॉइंट थे। तो इनको एक एयर एक्ट में मिलता है कंसेंट टू ऑपरेट, एक वाटर एक्ट में मिलता है कंसेंट टू ऑपरेट पंजाब पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की तरफ से। तो वो दोनों को कैंसल किया बोर्ड्स ने जब ये कंप्लेंट्स प्रूव हो गई। जब ये फाइनली मतलब कुछ जो मैंने पहले बताया कि 3 रिपोर्ट्स आई जिन्होंने तो मतलब कुछ ज्यादा किया नहीं, क्लीन चिट दे दिया। पर जो उसके बाद मेन रिपोर्ट्स आई, जैसे सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड आया, तो उसने फाइनली पकड़ा कि हाँ पानी में तो बहुत पोल्यूशन है। और जो अंदर बोरवेल्स हैं जो उनसे सैंपल लिए गए उनमें तो बहुत ही हाई लेवल्स आए। और मतलब जो चीज का लेवल 1 होना चाहिए वो 1300 आ रहा है, मतलब ऐसे ऐसे लेवल्स आ रहे थे उसमें। तो फाइनली मतलब ये बात जो है वो पकड़ में आई और इनका लाइसेंस कैंसिल हुआ। और फिर इसके लाइसेंस के कैंसिलेशन के अगेंस्ट इन्होंने अपील किया पंजाब सरकार को। पंजाब सरकार ने भी वो अपील को खारिज कर दिया। फिर सेकंड अपील होती है जो एनजीटी में होती है, तो वो इन्होंने अपील किया वहां पे। हमारा केस वहां पे पहले ही चल रहा था। तो वो मतलब एक इनकी 2 अपील्स, वाटर एक्ट, एयर एक्ट और हमारा वाला केस, ये क्लब हो गए। तो ये सब इकट्ठे चल रहे हैं। और उसमें ये ऑर्डर अभी जो आया है, और वो जो रिसेंट ऑर्डर आया है वो ये कहता है कि जो इनके 2 प्लांट्स हैं उसमें एक को जो है वो डिसमेंटल कर दिया जाए। जी, आपने बताया कि 2 प्लांट्स हैं, एक प्लांट जो 100 केएलडी का है जो अल्कोहल मैन्युफैक्चरिंग करता था। जी। दूसरा प्लांट जो उन्होंने कहा कि हमने लगाया है वो 180 केएलडी का प्लांट है जो एथेनॉल फॉर पेट्रोल मैन्युफैक्चरिंग करता है। फ्यूल मिक्सिंग के लिए जो एथेनॉल बनती है वो मैन्युफैक्चरिंग करता है। मैं थोड़ा-सा ये समझना चाहता हूँ कि अल्कोहल हो या एथेनॉल हो, 1 लीटर एथेनॉल या अल्कोहल बनाने के लिए कितना ग्राउंड वाटर चाहिए होता है? इसका कोई मापदंड या कोई बेंचमार्क है कि इतना पानी में इतना अल्कोहल बनेगा? क्योंकि बहुत सारी खबरें ये आती हैं कि एथेनॉल जो है बहुत सारा पानी कंज्यूम करता है, बहुत सारा अल्कोहल बनाने के लिए बहुत सारा पानी कंज्यूम होता है और वो ज़्यादातर ग्राउंड वाटर यूज़ करते हैं जिसका वो परमिशन लेते हैं और फिर उसी परमिशन को वायलेट करते हैं। कोई बेंचमार्क है इसका पेट्रोल के लिए जो एथेनॉल बनती हाँ, है, अल्कोहल बनाने बेंचमार्क बेंचमार्क तो है। मतलब मेरे ख्याल से आजकल जो लाइसेंस दिए जाते हैं उसमें लिखा जाता है 8 लीटर पर लीटर ऑफ अल्कोहल जो बनता है, मतलब इनका होता है कि उससे ज्यादा आपको पानी वेस्ट नहीं करना है। तो पर इनका शायद पुराना प्लांट था तो उसमें इनकी परमिशन भी थोड़ी ज्यादा थी। मेरे ख्याल इनकी परमिशन मैंने जो देखी है वो 12-13 लीटर के शायद इनको अलाउड था यूज करना पानी। और पर ये एक्चुअली कितना कर रहे थे, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये है कि उसका इनके पास कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। मतलब ये इन्होंने कोई रिकॉर्ड ही मेंटेन नहीं किया हुआ कि कितना पानी ये निकाल रहे थे ग्राउंड से। इनके पास एक नहर के पानी का भी कनेक्शन था, उसमें से ये कितना पानी ले रहे थे। ना इनके कोई मीटर्स लगे हुए थे। दैट वाज वन ऑफ द वो एक कंडीशन थी जिसकी वजह से मतलब इनका जब लाइसेंस मतलब कंसेंट टू ऑपरेट जो है वो सरकार ने रिन्यू रिन्यू नहीं किया। तो उसमें एक रीजन ये भी बताया था कि इन्होंने जो है पानी के मेजरमेंट की कोई डिवाइसेस ही नहीं वहां पे लगा रखी हैं। तो तो ये एक्चुअली कितना यूज कर रहे थे उसका कुछ नहीं कह सकते। बट नॉर्म्स हैं कि हाँ 8-10 लीटर से ज्यादा आप नहीं यूज करोगे पर लीटर ऑफ अल्कोहल मैन्युफैक्चर्ड। अल्कोहल और एथेनॉल मैन्युफैक्चरिंग। इसमें हाँ जी। लाइसेंसेस दिए जाते हैं, एनवायरमेंटल क्लियरेंस के लाइसेंस होते हैं जिसको कंसेंट टू एस्टैब्लिश सीटीई कहा जाता है। आपने बताया कंसेंट टू ऑपरेट सीटीओ भी एक लाइसेंस आता है। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एनवायरमेंट का भी इसमें जो है अप्रूवल लगता है, उसके बाद ही इस तरीके की
कंपनी जो है वो स्टैब्लिश हो सकती है स्टेट में। सेंटर, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट सेंटर के अंडर आती है, डायरेक्ट पीएमओ के अंडर आती है, तो ये अप्रूवल सेंट्रल गवर्नमेंट के होते हैं। उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट में जब जाता है आदमी, तो स्टेट गवर्नमेंट से अलग से आपको पंजाब जैसे पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, पीपीसीबी, उससे भी अप्रूवल लेनी पड़ती है। तो एक तरीके से ये सारा प्रोसेस है, चाहे वो एथेनॉल मैन्युफैक्चरिंग हो, इंडस्ट्रियल अल्कोहल हो, रेक्टिफाइड स्पिरिट हो, इसके लिए तमाम मिनिस्ट्रीज, तमाम जो है चेक एंड बैलेंसेस दिए हुए हैं। उसके बावजूद ये वायलेशंस होती हैं, धरना लगाना पड़ता है, किसानों को आना पड़ता है। क्योंकि आपने जीरा का जिक्र किया, बीकेयू क्रांतिकारी हमारा ही एक सहयोगी संगठन है, तो बीकेयू क्रांतिकारी के बलदेव जीरा और उनकी टीम जो है पूरी आपके साथ वहां लगी, टेंट लगाया गया, धरना लगाया गया, और उसके बाद एनजीटी में आपकी क्योंकि पिटिशन थी, वहां सुनवाई हुई और ये सब काम हुआ। तो इट मींस दैट समबडी इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली, सम थिंग्स आर मतलब बियॉन्ड अंडरस्टैंडिंग कि इतना करप्शन लार्ज स्केल पे कैसे हो सकता है कि सारे मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट इन्वॉल्व है, पंजाब पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड इन्वॉल्व है, स्टेट गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, इंडस्ट्रियल नॉर्म्स हैं और मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज भी है। इतनी सारी वायलेशन करके फिर जब आप लोग एनजीटी पहुंचते हैं और एनजीटी में एक फैसला आता है जो मैंने आपके फेसबुक से लिया, इस फैसले में लिखा है ऑनरेबल जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव चेयरपर्सन, ऑनरेबल जस्टिस अरुण कुमार त्यागी जुडिशियल मेंबर एंड ऑनरेबल डॉक्टर अफरोज अहमद एक्सपर्ट मेंबर, ये एनजीटी के लोग हैं। और उसमें आपके रिस्पोंडेंट कॉलिन गोंजाल्विस मैं अच्छी तरह जानता हूं, मोहम्मद जुबैर वाले केस में भी वो थे, और बहुत सारे वो इस तरीके के प्रो बोनो केसेस करते हैं। और उधर से आपके पिनाकी मिश्रा थे और उनके साथ और वकील थे। एक बड़ा स्ट्रेंज जो मैंने उसमें ऑर्डर पढ़ा, उस पर मैं चिन्हित करना चाहता हूं और आपसे कमेंट लेना चाहता हूं। उस ऑर्डर में यह लिखा था कि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ हियरिंग श्री मिश्रा, learned senior counsel appearing for the respondent project proponent has submitted कि respondent project proponent be permitted only to continue with the ethanol production in other plant, कि मतलब जो ethanol plant 180 KLD का located है in the same premises, उसको चलाने की आप आजादी दें। पर क्या वो नॉर्म्स मीट कर रहा था? क्या वो पोल्यूशन नहीं कर रहा था? क्या वो रिवर्स बोरवेल से पानी वापस जमीन में नहीं डाल रहा था? या वो फ्लाई ऐश जिसको आपने कहा कि उसकी ईंटें बननी चाहिए, वो बकायदा उन ब्रिक लेन ओनर्स को भेज रहा था कि ताकि इसकी ईंटें बनाई जा सकें? व्हाई आर दे आस्किंग फॉर दिस काइंड ऑफ रिलीफ फॉर द सेम प्रमाइसेस? एक 100 केएलडी का है जो अल्कोहल बना रहा है, एक 180 केएलडी का है जो एथेनॉल ब्लेंडिंग कर रहा है। पोल्यूशन एक कर रहा है या दोनों कर रहे हैं? आपसे मैं समझना चाहता हूं। हाँ जी, तो इसमें ऐसा है, पहले तो आपने सवाल पूछा कि बहुत सारी रेगुलेटरी एजेंसीज हैं, एनवायरनमेंट जो इतने सारे लाइसेंस लगते हैं, तो इसमें जो हमने क्लेम भी किया है कोर्ट में और हमने बहुत इस पे एम्फसाइज भी किया है कि इसमें पंजाब पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की तो पूरी तरह से कोलूजन एंड कनाइवेंस थी। वो मिले हुए थे इंडस्ट्री के साथ और इसी वजह से जो बात है यहाँ तक पहुंची। इसी वजह से पहली 2-3 रिपोर्ट्स जो उनके लोगों ने बनाई, बेसिकली जो जस्टिस जसबीर सिंह कमेटी ने भी रिपोर्ट बनाई, वो भी पंजाब पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के लोग थे नीचे ग्राउंड पे, तो जो काम कर रहे थे। ये तो जस्टिस साहब तो चलो सुपरवाइज कर रहे थे उसको, और इसमें जो भी और भी लोग थे साथ में, जैसे हमारे संत बलबीर सिंह सीचेवाल जी भी थे इसमें कमेटी में। तो साइन तो इन लोगों के हुए हैं रिपोर्ट पे, पर नीचे काम करने वाले लोग जो थे वो पीपीसीबी के थे। और हमको तो बड़ा क्लियर है अभी कि वो बिल्कुल कनाइवेंस थी और कोलूजन था, तभी ऐसी रिपोर्ट्स पॉसिबल है कि दिखने में जो काले रंग का पानी आ रहा है उसको क्लियर लिखा गया है कि ट्रांसपेरेंट है, क्लियर वाटर, और उसमें नो स्मेल, मतलब बड़ा खतरनाक था। वो वीडियोग्राफी हुई थी उसकी बकायदा, उसको फिर से मतलब अगर कोई कह सकता है कि ये कलरलेस वाटर लिखा हुआ उसमें, तो ये कलरलेस लिखना बड़ी हिम्मत वाली बात थी उसको। तो ये तो कोलूजन एंड कनाइवेंस तो बहुत था इसमें, करप्शन थी ऑब्वियसली। जो दूसरी बात, पिनाकी मिश्रा जी ने जो उन्होंने एक ऑफर दिया एक तरह से कोर्ट में कि भाई हमारे 2 प्लांट्स हैं, एक पुराना प्लांट है जो शराब बनाता था और दूसरा प्लांट जो है वो इथेनॉल बनाता है फ्यूल के लिए, जो पेट्रोल में मिक्स होता है। तो उनका कहना था कि जो हमारा पुराना प्लांट है वो उसको हम बंद कर देते हैं, उसको आप सील कर दो भले ही, जो नया प्लांट है उसको चलने दिया जाना चाहिए क्योंकि वो तो 6 महीने चला था सिर्फ। तो हमने अपनी कुछ जो है हमने अपोज किया है उसको,
और हमने टाइम मांगा है कोर्ट से कि हम जो है उसको प्रॉपरली आर्गू करना चाहते हैं कि ये ऐसा नहीं है, क्योंकि एक तो बेसिकली इनकी सारी जो परमिशन हैं, जितने भी इनके पेपर्स हैं, वो सब कॉमन है, मतलब एक ही है, बेसिकली जो लाइसेंस है वो इकट्ठा ही है सबका। और जो पोल्यूशन वाली बात है उसमें भी हमको नहीं कोई ऐसी बात लगती कि वो एक प्लांट ने किया दूसरे ने नहीं किया, और उसके हमारे पास जो रीजंस हैं चलो वो हम पहले कोर्ट में ही रखेंगे, तो इसलिए मैं उसकी डिटेल में अभी नहीं जाना चाहता। तो पर हम उसको मतलब स्ट्रांगली अपोज भी कर रहे हैं और उसको हम प्रिपेयर कर रहे हैं उसको अपोज करने का। जी, इसमें फ्लाई ऐश जो डिस्पोज ऑफ की गई, उसमें जीरा डिस्टिलरी वालों का एफिडेविट फाइल है, वो ये कहते हैं कि बड़ा साइंटिफिकली डिस्पोज ऑफ किया हमने। मैं आपसे हाँ जी। समझना चाहता हूँ, एक खाली प्लॉट ऑफ लैंड है, उसमें आप मिट्टी में गड्ढा खोद के अगर उस फ्लाई ऐश को डाल रहे हैं और ऊपर मिट्टी डाल के उसको कवर कर रहे हैं जेसीबी से या जैसे भी, तो ये साइंटिफिक तो नहीं हो सकता मेथड, ये तो डंपिंग हो गई। उसको उसको कवर भी नहीं कर रहे, मतलब उसको खुला छोड़ रहे हैं, सिर्फ फ्लाई ऐश को डंप कर दिया, खुला छोड़ दिया। उसके ऊपर हमने जो सुना है, जो गांव वाले बता रहे हैं हमको, कि वहां पे वो पानी जो एफ्लुएंट था उनका, उसको भी स्प्रे कर देते थे। मतलब जो उनको तो डिस्पोज ऑफ करना है, फ्लाई ऐश को भी करना है और एफ्लुएंट को भी करना है, तो सिर्फ नीचे बोरवेल में ही नहीं पानी डाल रहे थे, इसके ऊपर भी स्प्रे कर दिया जाता था ताकि वो ज्यादा उड़े ना, या जो भी मतलब। तो बट दोनों बातें इलीगल है, ना तो आप एफ्लुएंट को ऐसे स्प्रे कर सकते हो, ना ही आप फ्लाई ऐश डंप कर सकते हो। तो इसमें साइंटिफिक कुछ नहीं था, ये तो एक मतलब उनकी, वो पंजाबी च कहते हैं जी, साडा चलदा धक्का ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰਦੇ, मतलब वो वाली, दैट इज हाउ इट इज, मतलब दे कुड डू इट, मतलब बस ये वाली बात है, वो कर सकते थे इसलिए कर रहे थे। लार्जर अगर दर्शकों को बताया जाए तो इट वाज आई वॉश या कह लीजिए कि धोखा, एब्सोल्युटली, एक तरीके एब्सोल्युटली। से धोखा दिया जा रहा था, आंखों पे कानून की पट्टी तो बांधी, धज्जियां उड़ाई जा रही थी। कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही जी। थी। इनफैक्ट आप लोगों ने जो एफर्ट लगाया है, और किसानों ने आपका जो साथ दिया, सिविल सोसाइटी ने आपको साथ दिया और इस आंदोलन को उस बिना पर लेके गए जिसमें एनजीटी को भी इसका संज्ञान लेना पड़ा, ये एक बहुत बड़ी सिविल सोसाइटी, किसानों की और पीएसी की जीत है। शायद भारत में आप एक नजीर सेट कर रहे हैं कि जो काम आपका शांति से ना हो पाए, प्रोसेस से ना हो पाए, तो उसके लिए आपको कैसे इकट्ठा होके उसको समझाना है, क्योंकि प्रभावित तो गांव वाले हो रहे हैं। बठिंडा से जो ट्रेन जाती है, जिसमें अब कहते हैं लाखों की संख्या में कैंसर पेशेंट कैंसर इंस्टीट्यूट जा रहे हैं, जो कभी हजारों की संख्या में होते थे, तो ये आगा है किस तरीके से पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज को स्टेट्स पे थोपा जा रहा है और स्टेट्स के जो रिसोर्सेज हैं उनको डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। इसको बंद किया जाना चाहिए। अगर चावल की खेती से ग्राउंड वाटर अगर कम हो रहा है, तो आपका कोई फर्ज नहीं बनता कि आप ग्राउंड वाटर को पल्यूट करें। ये उससे भी बड़ा क्राइम है। आज की परिचर्चा में बिल्कुल भाग बिल्कुल। लेने और बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियां देने के लिए जसकीरत सिंह जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सत श्री अकाल। थैंक यू। सत श्री अकाल जी, धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू।